तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का 5 मार्क्स वाला प्रश्न। शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको लिखने का टेक्निक पता चल जाएगी। और मैं आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और हाँ, उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें मैराथन क्लास चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूं मैराथन क्लास। जी हाँ, मैं दे रहा हूं फ्री में मैराथन क्लास। तो आपको कहां मिलेगी मेरे दोस्तों? सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहां से आप डाउनलोड करके हमारे मैराथन क्लास में जुड़ करके इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के विशेषता या लक्षणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान देना नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं सुनिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहे या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहे, किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है, यह आपके पेपर में 5 मार्क्स का 100% छपेगी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है। सुनिएगा क्वेश्चन का आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, साथ ही साथ समरूप वस्तुएं बेचा जाता है। याद रखना है, समरूप का मतलब समान वस्तु बेचे जाते हैं, समरूप वस्तु बेचे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे क्रेता और विक्रेता है उनको फॉर्म के बारे में पहले से ही ज्ञान होती है। इस प्रकार के बाजार को हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। कितना सिंपल सा बताएं भाई, फिर से सुन लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं तथा, आपको ऐसा लिखना है, समरूप वस्तुएं तथा क्रेता और विक्रेता को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होती है और अंतर्गमन और बाहिर्गमन के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब यह होता है कि आप बाजार में जा रहे हैं या बाजार से सामान खरीद के घर आ रहे हैं, आपको बाजार में कोई टैक्स नहीं लगेगी। इससे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त समझ में आ गया। आज सिर्फ और सिर्फ 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं सर, हम लोग को समझ में आ गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। अब इसकी विशेषता पे आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषता है। पहला, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है। पहला लिखना है कि क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। मैंने अभी जस्ट बताया कि खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या क्या हो, अधिक हो, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। कितना सिंपल है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण कोई भी विक्रेता अथवा क्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। और जिसके कारण कोई भी विक्रेता, ये क्रेता विक्रेता हो या क्रेता हो, वो बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। सर नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है कि बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, ये क्या होता है? तो बाजार का कीमत का मतलब होती है कि अगर मेरे दुकान में कलम बिक रहा है तो 5 रुपया वाला कलम बिक रहा है, तो मेरे दोस्तों सेम कलम, सेम क्वालिटी का कलम का दाम भी उनके दुकान में 5 ही रुपया का होगा। ना तो वह 4 रुपया में बेच सकता है, ना ही 6 रुपया में। इसी के लिए कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान होता है, ठीक है। पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, समरूप यानी समान वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं पाए जाते हैं। अगर मेरे दुकान में आटा बिक रहा हूं तो हमारी इस मार्केट में जितने सारे दुकान है, सारे दुकान में आटा ही बेचा जाएगा। अगर मैं कलम बेच रहा हूं तो हमारे दुकान में कलम जो क्वालिटी का है वो सारे दुकान में वही क्वालिटी का कलम आपको मिलेगी। वही कह रहा है कि समरूप यानी समान वस्तु, सभी वस्तुओं द्वारा बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली इकाई एक समान होती है। अगर हम कॉपी बेच रहे हैं तो हमारे इस बार मार्केट में जितने सारे दुकानदार हैं, सारे दुकान में आपको कॉपी ही मिलेंगे। अब आते हैं सर अगला, परिवहन लागत की अनुपस्थिति। याद रखना है मेरे भाई कि अगर आप बाजार में खरीद रहे हैं कोई भी सामान को, या बाजार में खरीदने के बाद आप बाहर निकाल रहे हैं, आने और जाने में आपको कोई भी प्रकार का, याद रखना है, लागत नहीं लगेगी।
है ना। जैसे हम लोग जाते हैं ना मेला देखने के लिए, कई बड़े बड़े मेला जाते हैं तो एंट्री मारने के लिए ही 5 रुपये 10 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। वही कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यातायात लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। बाजार में आप जा रहे हैं और बाजार से बाहर आ रहे हैं, कोई भी प्रकार का कोई लागत नहीं लगेगी। ये इसकी तीसरा विशेषता था। चौथी विशेषता पे बात करते हैं सर, याद रखना चौथी विशेषता है कि सरकारी बैंकर, केंद्रीय बैंक। अच्छा ये मेरे भाई यहाँ पे हमारा याद रखना है, यही 3 आपको पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त, ये हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 3 क्वालिटी होती है, आपको अच्छी तरह से लिखना है। जैसे मैंने कहा वैसे ही आपको लिखना है, तो आपको 5 मार्क्स शानदार तरीके से मिल जाएंगे। अब आइए सर क्वेश्चन में मूव करते मेरे भाई कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मेरे शेरों सरनियों, वस्तु विनिमय प्रणाली को लेकर काफी टीचर्स में मेरे दोस्तों मतभेद है, पर मैं ऐसा आप लोगों को डिफिनेशन बताने वाला हूं कि मरते दम तक नहीं भूलोगे। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, गौर से सुनिएगा मेरे शेरों सरनियों। एक जमाना था, जैसे अभी हमको केक खाने का मन कर रहा है, हाँ मैं केक का बहुत बड़ा लालची हूं भाई, है ना। और हमें ऑनलाइन क्लास में कहा भी करता था कि जब भी पास हो जाइएगा केक खिलाइएगा जरूर। हाँ केक में खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूं तो कितना रुपया, 50 रुपये। मैंने जेब से निकाला 50 रुपये दे दिया। मैंने चॉकलेट खरीदा कितना रुपया, 20 रुपया, तो मैंने निकाला दे दिया। मेरे दोस्तों एक जमाना था जब लोगों के पास पैसा नहीं था। एक जमाना था जब लोगों के पास क्या था, क्या नहीं था, पैसा नहीं थे। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे, अपने सामान का क्रय विक्रय कैसे करते थे। तो मान के चलिए मेरा नाम है मोहन और मेरा एक फ्रेंड का नाम है रहीम। रहीम के घर में भी शादी लग गया है, मेरे घर में भी शादी लग गया है। रहीम के पास बहुत सारा चावल है और मेरे पास बहुत सारे बकरियां हैं। रहीम कह रहे हैं अरे मोहन सुनो, तुम्हारा भी बेटा का शादी है और मेरा भी बेटी की शादी है, पर हम तो सिर्फ चावल नहीं खिला सकते, तुम तो सिर्फ मटन नहीं खिला सकते हो। सुनो मैं तुम्हें 1 क्विंटल चावल दे रहा हूं, उसके बदले में तुम मुझे 5 बकरी दे दो। मैंने कहा हाँ भाई, एकदम आपने रहीम सही बुद्धि लगाया भाई। जब मेरे दोस्तों आपने सामान के बदले सामान को दिया, इसी तो स्टेज को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसी स्टेज को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है कि जब सामान के बदले में सामान दिए जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि उस समय पैसा का अभाव था, मूल्य का अभाव थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जितना अच्छा था उतना बुरा भी थे। क्यों, क्योंकि मान के चलिए मेरे दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे चीजें जो मेरे पास है और मुझे देना, किसी को देने नहीं चाहना है। मतलब मान के चलिए किसी को हमको देना नहीं है और हमें चाहिए कि मेरा पास जो गेहूं है वो मेरा पास ही रहे और मैं किसी से चावल खरीद के लाऊं, तो क्या मैं ला पाऊंगा? नहीं ला पाएंगे जब तक मैं अपना चावल को ना दूं। तो इसी तरह से याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे कठिनाई थी कि आप वो सामान को अधिक समय तक संचित में नहीं रख सकते हैं, स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। आप चावल को 2 साल 3 साल तक स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी कमियां थी हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में। वही पूछ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इनकी 3 कठिनाई का उल्लेख करें, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु के बदले या वस्तु का लेन देन करना, याद रखना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे पास क्या है, मुढ़ी है। क्या है मेरे भाई, मेरे पास क्या है, झुनझुना मुढ़ी है। और मेरा दोस्त जो बैठा हुआ है उसके पास क्या है, गुड़ है या चीनी है। मैं कहूंगा थोड़ा सा चीनी दोगे, वो कहेगा थोड़ा सा मुढ़ी दोगे। मैंने कहा हाँ भाई ले लो। जब वो लिया और मुझे दिया, तो इसी लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक ना, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब इसमें आते सर इसकी क्या क्या कठिनाइयां थे। वस्तु विनिमय प्रणाली ना सही नहीं था भाई, याद रखना है। क्या क्या कठिनाई थी सर, आइए बात करता हूं। पहला आप लोगों को जो कठिनाई होगी ना मेरे भाई, वो होगा हमारा दोहरी संयोग का अभाव। क्या, दोहरी संयोग का अभाव। क्या है मेरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है, लेन देन उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने की को तैयार हो, परंतु वैसा संयोग सदा संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, अब मेरे पास बहुत चावल है, मेरे दोस्तों वो गेहूं देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या है हमारे लिए क्या है, ये अभाव हो गया है। काश मेरे पास पैसा रहता तो मैं जाता मार्केट, तुरंत 50 क्विंटल चावल खरीदता। तो चावल का भाव दिखाते हो रे, देखो मैं चावल का दुकान लगा दिया हूं, लेकिन पैसा नहीं था। वही कह रहा है, फिर से सुनिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव है, हो सकता है उसी समय केवल संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्ति को जरूरत हो। इनको भी चावल चाहिए
और मुझे भी गेहूं चाहिए, तो हम लोग आपस में बातचीत करके अदला बदली कर लिए। तो ये हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर समय एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी, है ना भाई। वही की चीज कह रहा है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है। दूसरा पॉइंट बात है सर, मूल्य संचय में कठिनाई। जो हमारा मूल्य संचय है इसमें क्या कठिनाई है, इसमें बात करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाइयां यह है कि भविष्य के लिए विनिमय शक्ति का संचय नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि मूल्य को हम लोग स्टॉक में नहीं रख सकते। वस्तु विनिमय प्रणाली का जो हमारा दूसरा कठिनाई है कि हम इसको लंबे समय तक इसको हम स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। इसको हम लंबे समय तक क्या नहीं कर सकते, स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। वही कह रहा है कि मूल्य संचय में कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि भविष्य के लिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपया होगा ना, तो हम 50 साल के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। मेरे अगर 10 क्विंटल चावल होगा ना, तो हम 1 साल नहीं रख पाएंगे। यस या नो। तो ये हमारा स्टॉक का अभाव था, हम स्टॉक करके नहीं रख सकते थे। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए सर, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक ना होने का कारण विनिमय की जाने वाले प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना एक कठिनाई का काम है। अब मेरे दोस्तों, वो जो हमें सामान दे रहा है रहीम, और हम उनको दे रहे हैं, तो क्या हम लोग माप रहे हैं? नहीं, हम माप नहीं सकते, ना उसको तोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम 10 किलो चावल दे रहा है तो मैं 10 किलो आपको बकरी दूंगा। अब ऐसा नहीं, हम अपने सामान को तोड़ नहीं सकते हैं, हमें मजबूरन में उनको देना पड़ता है कि देखो 10 क्विंटल चावल दे रहा है और उसके बदले में अगर मेरा 2 बकरी बन रहा है ना मेरे दोस्तों, मान के चलिए 1.5 बकरी बन रहा है, तो मुझे 2 ही बकरी देना होगा, क्योंकि हम उसको काट नहीं सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का जो तीसरा जो हमारा कठिनाइयां हैं कि हम मूल्य को हम वस्तुओं को विभाजन नहीं कर सकते हैं। यह है हमारे तीसरी कठिनाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। सच बताइएगा कि ईमानदारी पूर्वक आपको समझ में आया है या नहीं। ईमानदारी पूर्वक बताइए मेरे दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज सारा वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपके 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सर, कहता है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, पैसा किससे कहते हैं? आप क्या बोलिएगा? पैसा किसे कहते हैं? नहीं बोल पाइएगा मेरे दोस्त। मुद्रा उससे कहते हैं, मुद्रा एक तरल पदार्थ है। मुद्रा क्या है? हम लोग बचपन में बोलते हैं ना भाई, क्या बोलूं भाई, पैसा क्या है? नाश्ता है, आज मेरे पास तो कल उसके पास, बोलते थे ना। तो पैसा क्या है? एक तरल पदार्थ है। क्या है मेरे शेर सुनियो, पैसा एक तरल पदार्थ है। मनी इज ए लिक्विड, याद रखना, मनी इज ए लिक्विड क्वालिटी। ठीक है ना। वही कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य। अब आते हैं सर, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? बात करता हूं सर, आखिर पैसा का, मुद्रा की जब भी बात आए तो पहला पॉइंट आपको याद रखना कि हम पैसा के बारे में बात करें। किसके बारे में मेरे भाई? पैसा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा का क्या काम है भाई? तो आप बोलेंगे सर पहला पैसा का तो काम यह है कि मेरे पास 10 रुपया रहेगा, 5 रुपया का चनाचूर खरीदूंगा और 5 रुपया का मुढ़ी। ओहो, क्या मजा आ रहा है मेरे भाई खाने में। जब हम लोग जाते थे ना तालाब, नदी नहाने के लिए, ठंडी के मौसम में, गर्मी का मौसम में, तो ये हम लोग को चलता था भाई, है ना, बचपना था भाई, मजा भी आता था। आज समय नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए नहीं जाते हैं, है ना भाई। तो देखिए 5 रुपये का मैंने मिक्सचर खरीदा, 5 रुपये का मैंने मुढ़ी खरीदा और जाके मेरे दोस्तों दुकानदार को अपने पॉकेट से निकाला, लो बेटा कितना हुआ आपका? 10 रुपया, लो 10 रुपया। तो हम अपने पैसा से हम सामान खरीद सकते हैं, हम अपने पैसा से सामान को खरीद सकते हैं। पैसा का पहला कार्य यही है। पैसा का दूसरा कार्य क्या है सर? कि हम पैसा को स्टॉक करके रख सकते हैं। हम पैसा को लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टॉक करके रख सकते हैं। हम आपको बोलेंगे ना मुढ़ी को 10 साल स्टॉक करके रखिए, आप नहीं रख पाएंगे, हाँ या नहीं भाई? मुढ़ी को 10 साल तक स्टॉक करके रख पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, मुढ़ी को हम 10 साल तक स्टॉक नहीं कर पाएंगे। तो पैसा का दूसरा काम है कि हम पैसा को स्टॉक करके रख सकते हैं। पैसा का तीसरा कार्य यह है सर कि हम पैसा से
हम अपने भविष्य में कोई अगर कठिनाइयां है या कोई भी प्रॉब्लम आए या हमारे घर में किसी भी जरूरत के सामान मुझे खरीदने के लिए जरूरत पड़े तो उस पैसे के माध्यम से हम सामान को खरीद सकते हैं। आइए सर, ये तो देसी लैंग्वेज में समझाऊं, इकोनॉमिक्स के टर्म कंडीशन पे बात करते हैं। तो विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान किया जाता है। मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा मेरा बाल को थोड़ा सा मालिश कर दो ना, तुम्हें 20 रुपया दूंगा, ये हमारा क्या हो गया, सेवा हो गया। तो सेवा का बदले में भी पैसा देते हैं। हम ऑटो में चढ़े, क्या हम ऑटो में चढ़े और हमें चढ़ाने के बाद हमारे एग्जाम सेंटर तक पहुंचा दिया, मैंने 50 रुपए निकाल के दे दिए, ये भी हमारा सेवा हो गया। वही कह रहा है कि विनिमय का माध्यम, मुद्रा विनिमय का माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सर कि मूल्य का मापक, और हम पैसा से ना मूल्य को माप सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं बोलूंगा ना कि 5 किलो आटा दो, तो पैसा से हम 5 किलो आटा खरीद सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होता था नहीं भाई, ठीक है ना। वो तो मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक होती है। मुद्रा क्या है, 10 किलो मुझे मटन चाहिए तो 10 ही किलो चाहिए, जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात है आस्थगित भुगतान का मान। आस्थगित भुगतान का मान क्या होती है, सुनिएगा मेरे शेरों शेरनियों। मुद्रा का आस्थगित भुगतान वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन किसी वस्तु और सेवाओं को अभी प्राप्त करता है लेकिन उसका भुगतान बाद में करता है। मैं मान के चलिए, मैं दुकान गया, मेरे पास अभी मेरा सैलरी नहीं आया है, मैं दुकानदार को कहा सुनो ना, इस महीना को तू राशन चला देना, मेरा घर का राशन तू इस महीना का चला दो, ठीक है। जब भी मेरा सैलरी मिलेगी ना मैं सारा रकम दे दूंगा। पैसा का ये भी काम है भाई। मनी इज ए पावरफुल, लोग कहते हैं ना कि लव इज ए ब्यूटीफुल बट मनी इज ए पावरफुल, याद रखिएगा सर, है ना। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि तीसरा पॉइंट में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर चौथा पॉइंट की बात करते हैं। सुनिए और जैसे बता रहा हूं ना वैसा ही लिखना है, ज्यादा होशियार मत बनिए। अगर चाहते कि सर 5 में से 5 मार्क्स मिले, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखा कीजिए, ठीक है। चलिए, मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य का संचय का अर्थ है कि मुद्रा को एक निश्चित समय के लिए बचाया जा सकता है। मैंने अभी जस्ट कहा ना कि पैसा को हम एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक में रख सकते हैं। हम पैसा को लॉन्ग टाइम के लिए अपने स्टॉक में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और भविष्य में इसका मूल्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में मुझे अगर 4 व्हीलर खरीदना है, वो पैसा को हम निकालेंगे और क्या भाई 4 चक्का गाड़ी खरीदेंगे। समझ में आ रही है ना, समझ चाहिए भाई। 5वां पॉइंट, मूल्य का हस्तांतरण। मान के चलिए मेरा भाई दिल्ली में काम कर रहा है और मैं यहाँ पे भिखारी बैठा हुआ हूँ। मैं भाई से कहूँगा भाई सुनो ना, घर की स्थिति बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है, सुनो ना तुम 2000 रुपया दोगे? कैसे, ठीक है भाई भेज देता हूँ, ठीक है भाई भेज देता हूँ। तो 2000 मुझे तुरंत फोन पे गूगल पे से ट्रांसफर कर दिया। ये भी पैसा का काम है भाई, यस या नो बोलेंगे ना। वही कह रहे कि मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण का अर्थ है कि मुद्रा का उपयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन के बीच मूल्य या संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है। इसे लेन देन में, भुगतान या व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु और सेवाओं खरीदने या बेचने में आसानी होता है। कितना सुंदर बताया मेरे भाई, कितना सुंदर बताया मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी कैसा क्लास लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। धाकड़ क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या मेरे शेर सुनियो, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग धाकड़ क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो मस्ट इंपॉर्टेंट होने मेरे भाई। और जैसे बता रहा हूं मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ना निचोड़ करके देखना है। क्या करना है मेरे शेर सुनियो, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को निचोड़ करके देखना है। अब इस क्वेश्चन पे आइए सर, याद रखना है सबसे पहले मेरे भाई कि मांग का नियम क्या अपवाद है। मांग का जो नियम है भाई, इसकी क्या अपवाद है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मांग का नियम किसे कहते हैं, व्हाट इज डिमांड। सबसे पहले मेरे दोस्तों ये हमें नॉलेज आना चाहिए कि मांग किसे कहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगी, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा मांग किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, उससे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं, सुनिएगा। उससे पहले बता देता हूं, मांग का नियम आपको इतना सुंदर बताऊंगा, इस जमाने तो क्या 7 जमाने में नहीं भूल पाओगे। हाँ सच कह रहा हूं भाई, सुनिएगा।
पहला क्वेश्चन पे आते सर, सॉरी क्वेश्चन में नेक्स्ट पे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर स्पष्ट करना है मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, याद रखना डीटी कहते हैं मेरे भाई, और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है, आईटी आता है। ठीक है दोस्तों, आइए सर प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, मान के चलिए आपका जॉब लग गया, आपको 40,000 सैलरी है, तो क्या आपको 40,000 मिलता है? 40,000 नहीं मिल पाते। कुछ सरकार जीएसटी हो या टैक्स के माध्यम से कट लेते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता है और आपका सैलरी से कट जाती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रही है ना? वही कह रहा है, यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अगर मेरे पर लगाया गया वह व्यक्ति इसको भुगतान करता है। अगर मेरा ऊपर टैक्स लगाया गया, सरकार ने, याद रखना प्रिंस सर के नाम पर अगर टैक्स लगाया है तो प्रिंस सर को ही यह टैक्स भरना होगा। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा दादी, मेरा नाना नानी, मेरे फैमिली में और कोई नहीं भर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंस सर ही आपका टैक्स को भरेंगे, अन्यथा कोई भर नहीं सकता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में ले जाऊं तो जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्ति पर भी डाल सकता है। मान के चलिए मेरे दोस्तों, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया और अगर हम बोलूंगा सुनो ना, अरे मोहन तुम मेरा सच्चा दोस्त हो ना, हाँ भाई, वो कहेंगे हाँ भाई आप तो बिल्कुल सही है, तो सुनो ना मैं ना बाहर जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, तुम जाके मेरा टैक्स का पैसा जो है तुम जमा कर देना टैक्स ऑफिस में। उन्होंने कहा ठीक है भाई दे देना, मैंने दे दिया, वो जाके जमा कर दी। इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि पहला पॉइंट आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है। डायरेक्ट टैक्स वह है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो व्यक्ति उसे खुद भुगतान करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है अगर वो भुगतान नहीं कर पाए तो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भुगतान करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह कर प्रगतिशील होते हैं और ये कर जो है मेरे दोस्तों हमेशा बढ़ते रहते हैं। इस टैक्स में जो मेरे भाई जो हमारा प्रत्यक्ष कर है ये हमारा प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील का मतलब आज अगर हमारा सैलरी है 40,000 तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है 2,000। ठीक, अब मेरा सैलरी 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गया तो क्या मुझे तब भी 2,000 सरकार हमसे टैक्स लेगी? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हमारा सैलरी बढ़ गई है तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगी, तो हमारा टैक्स हो जाएगा कितना? 3,000। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील टैक्स। ये हमेशा स्थिर नहीं होता है, ये हमेशा उच्च नीच होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटते हैं। वही कह रहे कि यह कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि होती है। मेरा इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ जाएगा। इसमें आते सर यह कर प्रगतिशील नहीं होते हैं और सभी आय वर्ग के लोगों को समान रूप से वहां कर करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। इसका मतलब मान के चलिए मैंने कोई सामान खरीदा, सरकार ने मुझे उस पर 20% का जीएसटी लगा दिए, तो ये जीएसटी मेरे दोस्तों जो लगाया है यह हर एक वो व्यक्ति तक ये जीएसटी लगेगी जो वो सामान को खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा पर 20% लगाया, किसी और पर 10%, किसी पर 40%, वैसा नहीं। इसमें जीएसटी जो होती है मतलब टैक्स जो होता है समान होता है। तीसरा पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया, सॉरी दूसरा पॉइंट अब आते हैं सर, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट सर यह अनिवार्य भुगतान होते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता है। इसे अनिवार्य भुगतान है, इसे एनी हाउ आपको हर हाल में ये टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आपके घर में टैक्स का अगर आप टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में सीबीआई जांच बढ़ जाएगी। हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो यह अनिवार्य भुगतान है, इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन ये हमारा जो टैक्स है ये हम सामान खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। सामान कितना भाई? 10,000 दाम है तो इसमें टैक्स भी लगेगा क्या? कितना? 1,000। तो कितना हो जा रहा है टोटल? 11,000। नहीं खरीदेंगे भाई, जा रहा हूं घर जा रहा हूं, नहीं खरीदूंगा, जाओ। ये हमारा मन के मुताबिक चलता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर जो है ये हमारे मन के मुताबिक चलता है। मुझे मन करे तो मैं सामान को खरीदूं, मुझे ना मन करे तो मैं नहीं खरीदूंगा। ये हमारे पर निर्भर करती है, क्रेता के ऊपर निर्भर करती है, ना कि विक्रेता पर। सुनिएगा, यदि व्यक्ति उन वस्तुओं को ना खरीदे जिन पर टैक्स लगाया गया है तो वह अप्रत्यक्ष टैक्स से बच सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? इससे हम टैक्स से बच सकते हैं।
मेरे भाई सच बताइएगा, दिल से बताइए, क्या आप जीवन में कभी भी इसको भूल सकते हैं? सच बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन है सर, टैक्स की मुख्य विशेषता क्या है? दुनिया में कोई भी चीज का क्वालिटी होता है मेरे दोस्त। आप भी है ना, आपके अंदर में कोई ना कोई क्वालिटी है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके अंदर में भी कोई ना कोई क्वालिटी है। समझ में आ रहे? जो छुपा हुआ है, बस आपको निखारना होगा। बाकी आपके अंदर में क्या क्वालिटी है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। आइए सर, पहला क्वालिटी बात करते हैं टैक्स का। टैक्स सरकार के वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत है। आज जो आप कोई भी ऑफिसर वाले आते हैं और आपको फटाफट फटाफट आन बान शान बोलकर जो चले जाते हैं ना मेरे दोस्त, आप सीधा बोलिएगा सर, आप जो इतना फड़फड़ा रहे हैं ना, आपको जो मंथली सैलरी है ना, वो हमारा टैक्स का पैसा से मिलता है। ये जो सर सरकारी गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, ये हमारा टैक्स का पैसा का है। ये कब बोल पाएंगे? जब हमको नॉलेज होगा तब बोल पाएंगे, जब हमारे अंदर में ज्ञान होगी। और हमारे अंदर में ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे बोल पाएंगे? बताओ तुम ही लोग, नहीं बोल पाएंगे ना। वही कह रहा है कि टैक्स सरकार के वित्तीय संसाधनों का एक मुख्य स्रोत है। सरकार रोड भी बना रही है हमारे टैक्स के पैसे से, सरकार स्कूल भी बना रही है हमारे टैक्स के पैसे से, सरकार हॉस्पिटल बना रही है हमारे टैक्स के पैसे से। ठीक है। दूसरा, टैक्स का भुगतान सभी नागरिकों पर अनिवार्य होता है। जिस पर टैक्स लग जाता है ना भाई, जैसे आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जैसे अभी आपने, अगर आप लोग फाउंडेशन कोर्स है तो आप लोगों को पता होगा 400 रुपया, या तो आप लोगों ने कोई क्रैश कोर्स खरीदा है तो 300 रुपया। सरकार को आप ना 25% टैक्स दे रहे भाई। सीना टान के बोलिएगा मेरे भाई, हाँ एकदम दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, सर मैं भी आपको टैक्स दिया हूं। एकदम इस तरह उंगली बढ़ाकर बोल रहा भाई। बोलेगा कैसे? बोलेगा मिसाइल क्लासेस में जाके मैंने कोर्स खरीदा था, वहां पे मुझे 25% का टैक्स लगाए। हाँ जी, हमारा क्या भाई, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ये आपको एनी हाउ देना होगा, अन्यथा आप कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आपका 400 रुपया फीस था, तो मेरे दोस्तों मेरा फीस 400 रुपया नहीं है, इसको काटूंगा तो कितना गया मेरे भाई? 25,100 रुपया। कितना हो गया मेरे भाई? कितना हो गया आपका टैक्स? 100 रुपया। यानी मेरा प्राइस था 300 रुपया, सरकार ने आप पर 100 रुपया टैक्स लगाया, तो आपका पैसा कितना हो गया? 400 रुपया। सच बताओ मेरे दोस्त, ये जो मैं 399 रुपया में पूरे साल भर पढ़ाता हूं ना, सरकार अगर आपसे टैक्स नहीं लेती ना, सच कहता हूं ना मेरे दोस्त, मैं 300 रुपया में पूरे साल भर रगड़ के पढ़ाता। सरकार आपसे टैक्स ले रही है, 18% जीएसटी, 4% रेजर पे और 3% आपका जिस चीज से आप पेमेंट करते हैं, 25% सरकार आपसे टैक्स लेती है। सोचिए, समझ में आ रही है ना। आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदे ना भाई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 25% निकालिए मेरे दोस्त। 75 रुपया मेरा टैक्स, 75 रुपया मेरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस है। आपने सरकार को 25 रुपया टैक्स भर दिया भाई। यह है सर हमारा टैक्स, जिससे हमारा स्कूल बनती है, कॉलेज बनती है, और यही टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। और बड़े बड़े रंगदारी लोग कहते हैं सीना तान के, मैं इस ऑफिसर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं इस थाना का बड़ा बाबू हूँ। खैर अच्छी बात है भाई। आइए तीसरा पॉइंट में, कर सभी प्रकार की आय और लेन देन पर लागू होती है। कर जो है सभी प्रकार की आय और लेन देन पर लागू होती है। चौथा, कर की विभिन्न श्रेणी होती है, जैसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। मैंने अभी बताया मेरे भाई कि आखिर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर किससे कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का वाला है। सुनिएगा मेरे भाई, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? अच्छा मेरे दोस्तों, अब व्यापार संतुलन अगर किसे कहेंगे, क्या आप बोल पाएंगे? बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, जितना रुपया का हम खर्च किए उतना रुपया का हम जब अर्निंग हो गया उसी को व्यापार संतुलन बोलते हैं। यस या नो? बोलेंगे या नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, जितना रुपया खर्च किए उतना ही रुपया का मेरा इनकम हो गया, हमारा व्यापार बैलेंस हो गया। सुनिएगा, किसी देश के कुल दृश्य निर्यात तथा कुल दृश्य आयात, यानी आयात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मूल्य में जितना अंतर होता है, जो भी अंतर हुआ, आपने 5 लाख रुपया लगाया और आपको 3 लाख हुआ, इसका जो 2 रुपया आया, ये हमारा व्यापार संतुलन हो गया। समझ में आई? वही कह रहे कि किसी देश के कुल निर्यात एवं कुल आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उससे उस देश का व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहा जाता है। और व्यापार संतुलन के समय ये फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा। अगर यह फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स में 1 नंबर कट जाएगी। लिखिएगा व्यापार संतुलन इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। कुछ नहीं करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है, निर्यात माइनस आयात। जब हम निर्यात को आयात से घटा देते हैं मेरे दोस्तों, तो इसे हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन।
ये था सर आप लोगों का 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या प्यारे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आप लोग बेहतर तरीके से अगर चाहते हैं कि सर हाँ इसी तरह से हम लोगों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, तो मेरे दोस्तों आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे। मैं सारी चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि सर मैराथन क्लास में हमें जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल बात करता हूँ मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।